नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये भी उसी कालखंड की है जब अपराध अपने चरम पर था। पुलिस के पास संसाधन नहीं थे और जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, ये बिल्कुल आसपास भी कहीं नहीं थे। पुलिसिंग कितनी कठिन थी, आपको मैं पिछले 4-5 एपिसोड्स में बता चुका हूँ। बार बार ये रिक्वेस्ट हो रही थी कि हत्या के अतिरिक्त भी और कुछ जो क्राइम की घटनाएं हैं वो भी उनका भी जिक्र किया जाए। आज मैं हत्या से इतर ऐसी ही एक घटना का जिक्र करूंगा। उस जमाने में बैंक डकैतियां बहुत पड़ती थीं। मैं उस जमाने को जब रेफर कर रहा हूं तो ये 95 से 2000 या 2005 तक की बात कर रहा हूं। 96 की कुछ घटनाओं का मैंने आपके सामने उसका उल्लेख किया था। 16 मई 1996 को मेरठ जिले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक बैंक डकैती पड़ी। छिपी टैंक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कैशियर और गार्ड को गोली मारकर 5 लाख रुपए बैंक से लूट लिए गए। दूसरी घटना उसी दिन यानी 16 मई को हुई, पंजाब नेशनल बैंक पिपराइच शाखा जनपद गोरखपुर। इसमें भी डकैतों ने बैंक के भीतर घुसकर करीब 8 लाख रुपए की बैंक डकैती की थी। आप अंदाज लगाएं कि 1996 में 8 लाख या 10 लाख की बैंक डकैती का क्या मतलब हुआ करता था। ये दो घटनाएं एक दिन में प्रदेश की दो बड़े जिलों में बैंक डकैती से संबंधित थी। तीसरी बैंक डकैती जिसका मैं आज जिक्र करना चाहता हूं वो लखनऊ के पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर में हुई थी। तारीख थी 13 सितंबर 1996। बैंक था बैंक ऑफ बड़ौदा। लखनऊ सुल्तानपुर मेन रोड पर जगदीशपुर में जो बड़ा भारी इंडस्ट्रियल इस्टेट है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर चूँकि ये सुल्तानपुर अमेठी रायबरेली का ये क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर लंबे समय से जो राजनीतिक परिवार है उसने बहुत ढेर सारी बड़ी फैक्ट्रीज़ की स्थापना की थी, इसीलिए उसको इंडस्ट्रियल इस्टेट कहते हैं। उसी इंडस्ट्रियल इस्टेट में भेल फैक्ट्री के ठीक सामने बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच है। इंडस्ट्रियल एरिया की ब्रांच है तो आप समझ सकते हैं वहां पर ट्रांजैक्शन कितना होता होगा। 13 सितंबर को दिन में लगभग 2:20 पर बैंक के कामकाज बंद होने का समय था, चैनल थोड़ी देर में बंद होने वाला था। तभी 4 लोग सामान्य ग्राहक की तरह बैंक के भीतर दाखिल हुए। एक उनमें चैनल गेट पर ही खड़ा हो गया। दूसरा बैंक के जो शाखा प्रबंधक थे यानी ब्रांच मैनेजर थे उस ब्रांच के, श्री TN कुमार, वो अपने कक्ष में बैठे हुए थे। दूसरा सीधे उनके कक्ष में दाखिल हो गया। वहां पर बैंक प्रबंधक, बैंक शाखा प्रबंधक यानी ब्रांच मैनेजर श्री कुमार के अतिरिक्त 3 और कस्टमर बैठे हुए थे जो अपने किसी काम से, बैंकिंग के काम से अपनी समस्या का समाधान कराने आए थे। घुसते ही उसने अपने टेट से रिवॉल्वर निकाल ली। तीनों लोगों को धमकाते हुए कहा कि जमीन पर, फर्श पर बैठ जाइए, सिर नीचे कर लीजिए। श्री TN कुमार इसके पहले कुछ समझ पाते, वो आदमी मेज से घूमकर ठीक उनके पास पहुंच गया। हाथ में रिवॉल्वर थी। उनकी कनपटी पे रिवॉल्वर लगा के कहा कि खजाने की चाबी कहां है। श्री कुमार खजाने से समझ नहीं पाए। फिर उनको अचानक ध्यान आया, क्योंकि वो इतना ये सब देख के इतना घबरा गए, तो उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा सब समझ जाओगे, जहां पैसा रखा जाता है वहां की चाबी कहां है। वो समझ गए कि ये शायद उसकी बात कर रहा है, स्ट्रांग रूम की। TN कुमार ने कहा कि स्ट्रांग रूम की चाबी मेरे पास नहीं है।
अपनी रिवॉल्वर जो उनकी कनपटी पे उसने लगा रखी थी उसको थोड़ा और प्रेस किया। उसने कहा, निकाल दो, नहीं गोली मार दूंगा। घबराते हुए टीएन कुमार ने कहा कि आप चेक कर लें, मेरे पास उसकी चाबी नहीं है। उसने दोनों जेब में हाथ डाला जल्दी जल्दी और उनके सामने जो मेज में उनका ड्रॉयर था, ड्रॉयर को खींचा, उसमें कहीं चाबी नहीं थी। रिवॉल्वर को लहराते हुए या उससे इशारा करते हुए उसने कहा, तुम भी अपनी मेज से, कुर्सी से उठ के बाहर आओ। जहां ये तीनों लोग बैठे हैं तुम भी फर्श पे बैठो, सिर नीचे रखना। जिस किसी ने सिर उठाया उसे गोली मार दूंगा। इसी बीच में जो लुटेरा चैनल गेट पर खड़ा हुआ था उसने गेट को बंद कर दिया। बीच में एक आध कस्टमर जो अगर आए तो उनको ये कह के वापस कर दिया कि बैंक बंद हो गया है। अगर फिर भी किसी ने कोई बहस की बात की कि साहब हमें चेकबुक लेनी है, हमें और 100 काम होते हैं पैसा निकालने के अलावा, तो चैनल खोल के उसको भीतर किया और जैसे ही वो भीतर आया उसको अपनी टेंट से निकली हुई रिवॉल्वर को लगाया और उससे कहा, खबरदार, सामने जो बैंक मैनेजर का चैम्बर है वहां तक बिना पीछे मुड़े हुए चले जाओ। वहीं से आवाज लगाई, सर एक मुर्गा और आ गया। ब्रांच मैनेजर के चैम्बर में जो लुटेरा था वो उसको वहीं पर बैठ जाने के लिए कहता है और कहता है कि सिर ऊपर मत करना। तीसरा लुटेरा उसके बाद वो वहीं गेट पर खड़ा रहता है, आने वालों को बताता है, कोई जिद करता है तो भीतर करके बैंक मैनेजर के चैम्बर में भेज देता था। तीसरा लुटेरा वो करेंट कैश के काउंटर पर पहुंचा। कैशियर से कहा कि तुम सिर झुका के काउंटर के नीचे बैठो, मैं उधर आता हूं। पीछे आने का रास्ता उसने बताया, जो छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, अपने आप खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनसे होके वो पीछे पहुंच गया। कैश काउंटर पर जो ड्रायर में जितना पैसा था उसने एक झोला निकालकर उसमें पैसा भरना शुरू किया। इसी बीच चौथा लुटेरा वो हेड कैशियर श्री वीपी मित्तल के पास पहुंचा। इतनी देर में पूरे बैंक को पता लग गया कि डकैत घुस आए हैं। वीपी मित्तल भी बिल्कुल किंग कर्तव्य मूढ़ अपने कमरे पर, अपनी कुर्सी में, अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। उनको भी वही गन पॉइंट पे लेके उसने कहा कि तुम्हारे मैनेजर ने बताया है कि खजाने की चाबी यानी स्ट्रांग रूम की चाबी तुम्हारे पास है, चुपचाप चलकर स्ट्रांग रूम खोल दो वरना गोली मार दूंगा। उन्होंने ड्रायर खोली, उसमें स्ट्रांग रूम की चाबी निकाली और सर झुका के स्ट्रांग रूम की तरफ चले गए। पीछे पीछे वो चौथा लुटेरा उनके कमर के पास रिवॉल्वर को लगाए हुए कहता रहा, चलते रहो। मित्तल साहब ने स्ट्रांग रूम का ताला खोला, भीतर दाखिल हुए और वहाँ पर अलग अलग जो डिनोमिनेशन के नोट्स जैसे रखे जाते हैं वैसे रखे हुए थे। लुटेरे ने अपने कंधे से एक बड़ा बैग उतारा और उनसे कहा कि इसमें भरो, पहले 100 की नोट भरो। 100 की गड्डियों से वो पूरा भर गया जो उसका बैग था। बाकी और कोई साधन नहीं देखा। अगल बगल देखने पर एक और पुराना बैग वहां पर रखा हुआ मिल गया। उसको उठाकर लाया और मित्तल साहब से कहा कि इसमें भी बाकी डाल दो। पहले 100 की, फिर 50 की, उसके बाद 20 और 10 की। दूसरा बैग भी उसका भर गया। उनको भी कहा कि जमीन पर नीचे देखते हुए बैठ जाओ, खबरदार पीछे मुड़कर मत देखना। स्ट्रांग रूम का जो ताला बंद किया गया था वो ताला चाबी उसने अपने कब्जे में कर ली। हेड कैशियर वीपी मित्तल को भीतर बंद करके बाहर से ताला बंद कर दिया। बाहर निकलकर करंट कैश काउंटर पे जो पैसा इकट्ठा कर रहा था लुटेरा, उसको इशारा किया। वो दोनों बाहर लॉबी की तरफ आ गए। हल्की सी सीटी बजाई। गेट पर जो खड़ा हुआ लुटेरा था
उसको समझ में आ गया काम हो गया। लेकिन सीटी की आवाज़ शायद ब्रांच मैनेजर के कमरे में बैठे श्री टी.एन. कुमार को नहीं सुनाई पड़ी। श्री टी.एन. कुमार के कक्ष में जो लुटेरा था उसको नहीं सुनाई पड़ी। उन तीनों में से एक भाग के गया, हल्के से दरवाजे को पुश करके कहा, सर चलिए, काम हो गया। फिर वो चारों चैनल से बाहर आ गए और बाहर निकलते समय उन लोगों ने चैनल में ताला बंद कर दिया। जाते जाते वहां इस बीच में जो करंट कैश काउंटर से पैसा इकट्ठा कर रहा था, उसने ये ध्यान दिया कि 3-4 ग्राहक अलग अलग जगहों पे दुब के पड़े हैं। 2 उसमें कुर्सियों के नीचे थे, एक कहीं आड़ में ओट में बैठ गया था। उन तीनों को भी निकालकर ब्रांच मैनेजर के चैम्बर तक पहुंचा के अपने जिस लुटेरे को वो सर संबोधित कर रहे थे सब, उस लुटेरे के कब्जे में कर दिया। जाते समय उनके पास कुल 3 बैग थे। 2 बैग वो जिसमें करेंसी चेस्ट या स्ट्रांग रूम, उसमें जो पैसे निकाले गए थे वो था, और तीसरा बैग जिसमें छोटे डिनोमिनेशन के और चवन्नी अठन्नी टाइप, वो एक बैग भरा हुआ जो कैश काउंटर से इकट्ठा किया गया था। जाते जाते जोर से कह गए कि अगर किसी ने पीछा किया या हल्ला किया, वापस लौट के गोली मार दूंगा। अभी हम लोग यहीं पर हैं, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। जो जहां था वहीं दुबका रहा। करीब 20 मिनट बाद कोई ग्राहक आया जिसने चैनल के बाहर से ही आवाज़ लगाई कि भाई चैनल खोलिए, मुझे पासबुक अपडेट कराने के लिए बुलाया गया था। जो ग्राहक फंसे थे और जो कर्मचारी थे, उन्होंने झांक के देखा, जेन्युइन कस्टमर था जिसको वो लोग जानते थे। उनकी जान में जान आई कि लगता है वो सब चले गए तभी ये गेट तक पहुंचा है। एक एक करके वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि अगल बगल देखिए, बैंक में डकैती पड़ गई है, डकैत अभी अभी निकले हैं। उस कस्टमर को भी अंदाज लग गया कि बैंक लूट चुका है, डकैती डाली जा चुकी है। उसने फौरन वहां हल्ला करके 4-6-10 लोगों को इकट्ठा किया और वहां से 500 मीटर की दूरी पर इंडस्ट्रियल एरिया की चौकी थी, वहां भाग के ये लोग गए। वहां जो भी पुलिस वाले थे उनको साथ लेके आए, बाहर का ताला तोड़ा गया, भीतर गए, सबको माजरा समझ में आ गया कि बैंक डकैती पड़ चुकी है। 1 घंटे के भीतर जिले के सारे बड़े अधिकारी वहां मौजूद मिले। वही फिंगरप्रिंट वालों के लिए डॉग स्क्वाड का मुझे आइडिया नहीं कि उस समय कोई डॉग स्क्वाड सुल्तानपुर में था भी कि नहीं था, क्योंकि सुल्तानपुर का जो डॉग स्क्वाड है वो संभवतः रेंज के हेडक्वार्टर फैज़ाबाद से आता होगा, जो सिस्टम उस समय था। अगर उसका फैज़ाबाद में डॉग स्क्वाड रहा होगा तो ज़रूर आया होगा, लेकिन उसके आने में 2 घंटे 3 घंटे लग गए होंगे। हर ज़िले में डॉग स्क्वाड या डॉग के कैनल्स पहले नहीं हुआ करते थे। खैर, सब जगह हल्ला हुआ, वायरलेस पे तुरंत ताबड़तोड़ सूचनाएं दी गईं, सभी एग्ज़िट के रास्ते जो सड़कें हैं उनको बंद किया जाए, बैरियर लगाया जाए, चेकिंग की जाए, क्योंकि कोई ये भी बताने वाला नहीं था कि लूटने के बाद ये बैंक लुटेरे किस वाहन से गए हैं। केवल ग्राहकों ने और बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने जो हुलिया बताया और जो कपड़े बताए, उस रंग, उस रूप, उस हाइट और उस कपड़े वाले लोगों को तलाश करने के लिए कहा गया। घटना के आधे घंटे बाद लोगों को पता लगा कि डकैती हुई। 10 मिनट बाद पुलिस आई। पुलिस ने कंट्रोल रूम को बताया, कंट्रोल रूम में सूचना की कि चेकिंग की जाए। 15-20 मिनट में चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मी अपने पॉइंट पर पहुंचे होंगे, यानी कुल 1 घंटे से ज़्यादा लग गया चेकिंग शुरू होने में। और 1 घंटे का टाइम इतना पर्याप्त था कि लुटेरे अगर किसी वाहन से होंगे तो वो कम से कम 2 जिला क्रॉस करके आगे निकल गए होंगे। इसलिए इस चेकिंग में न तो कुछ मिलना था और न कुछ मिला। FIR हुई, विवेचना हुई और बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा होगा तो 2-4 चंगू मंगू टाइप के जुआरी पुलिस ने बंद कर दिए होंगे।
किसी के पास 5,000 और किसी के पास 10,000 डकैती का माल बरामद करके और इसकी फाइल क्लोज कर दी गई होगी। जो उस समय ट्रेंड था, मैं उस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। मेरे पास इस तरह का कोई डाटा नहीं है कि उस बैंक डकैती का हुआ क्या, लेकिन जो होता था वो मैं बता रहा हूँ कि 2-4 इस तरह बंद हुए होंगे, 5,000 एक के पास, 2,000 एक के पास, 10,000 एक के पास दिखा के, और उसके बाद फिर ये बैंक डकैती की ये फाइल पुलिस के रिकॉर्ड्स में विलोपित हो गई होगी। एक बात मैं यहाँ और कॉमन ट्रेंड आपको बताऊं कि जिस थाना क्षेत्र में कभी बैंक डकैती होती है, चूंकि बैंक डकैती को उस समय सबसे सनसनीखेज अपराध माना जाता था। बैंक डकैती में एक दिक्कत और होती थी कि पब्लिक को, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र की है तो पब्लिक को ये लगता था कि हमारा ही पैसा डकैत लूट के ले गए हैं, पता नहीं हमारा पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। मैंने बताया कम्युनिकेशन का कोई साधन उस समय नहीं था, कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, अखबार के सिवा और दूरदर्शन के सिवा समाचार से कनेक्ट होने का कोई दूसरा साधन नहीं था। डकैती की सूचना जैसे ही अखबार में पब्लिक देखती थी, बैंक में टूट पड़ती थी। उसको ये लगता था कि हमारा जमा किया हुआ पैसा ही डकैत शायद ले गए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, इसलिए इस अपराध को उस समय सबसे सनसनीखेज अपराध माना जाता था। मैं उसी कालखंड की बात कर रहा हूं जिसका बार बार जिक्र करता हूं। जो जिस थाना क्षेत्र में बैंक डकैती पड़ती थी, उस थाना क्षेत्र में कम से कम या उस जिले में जुआरियों के अड्डे बंद हो जाते थे। लोग जुआ खेलना बंद कर देते थे। बड़ी बड़ी फड़ जो लगती थी, जो धंधा होता था जुए का, वो एकदम बंद हो जाता था, क्योंकि ये ट्रेडिशन रहा कि जब बैंक डकैती पड़ी और पुलिस नाकामयाब हुई बैंक डकैतों या बैंक लुटेरों के आसपास तक पहुंचने में भी, तो उसके लिए वो मुखबिरों से तुरंत कहती थी, देखो बड़ा जुआ कहाँ हो रहा है। अगर मुखबिरों की सूचना सटीक बैठ गई, बड़े जुए के अड्डे पे पुलिस ने रेड की, 4-6-10 लोग मिल गए और जुए की फड़ पे 50-60 हज़ार रुपये कैश मिल गए। जो हुलिया बताया गया, उस हुलिया के 2-3 चंगू मंगू जो जुआ खेलते मिले थे, वो बैंक डकैती के अभियुक्त हो जाएंगे और फड़ में जो पैसा मिला था वो उसमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके बैंक डकैती में लूटी हुई रकम बता के दाखिल कर दिया जाएगा और वो सब जेल चले जाएंगे। ये कॉमन ट्रेंड था उस समय, जब बैंक डकैती के अभियुक्तों को नहीं पकड़ पाती थी पुलिस और दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता था, अधिकारियों का भी, ऊपर से भी और पॉलिटिकल भी। कप्तान को जब ये लगता था कि हमारी कुर्सी जाने वाली है या हमको अब टारगेट किया जाएगा, एक के बजाय महीने में 2 अगर बैंक डकैती हो गई तो आप समझ लीजिए जुआरी बंद हुए। वो आदमी चिल्लाता रहेगा कि साहब मैं जुए में पकड़ा गया हूं, मेरा बैंक के लूट से या बैंक की डकैती से कोई संबंध नहीं है। पुलिस फौरन कहेगी झूठ बोल रहा है और पब्लिक कहेगी कि सच हो सकता है, जुआरी है, जुए में सब हार गए, बैंक डकैती में पैसा लूटा और फिर से जुआ खेलने बैठ गए। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करके जो दबाव पुलिस पर होता था वो कम कर दिया जाता था। लगभग ये ट्रेंड पूरे प्रदेश में था और उस समय प्रदेश में बैंक डकैतियों की भरमार हो गई थी। मैं बता रहा हूँ कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जब लखनऊ, जहाँ मेरी तैनाती थी, और उसके आसपास के ज़िलों में हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इवन कानपुर, इन सब में महीने में 1-2 बैंक डकैतियाँ जरूर पड़ जाती थी। आज की घटना। आज मैंने 3 बैंक डकैतियों की घटनाओं का जिक्र किया और जगदीशपुर जो सुल्तानपुर ज़िले में है उसकी घटना का डिटेल भी आपको बताया। मोडस ऑपरेंडी जो मैंने आपको बताई, कमोबेश वही मोडस ऑपरेंडी लगभग सभी बैंक डकैतियों में या बैंक रॉबरी में हुई है। 4 या 5 और मैक्सिमम 6 बैंक लुटेरे बैंकों पे धावा बोल के, चैनल गेट को बंद करके, लोगों को किसी एक कमरे में बंद करके, कहीं कहीं तो वे स्ट्रांग रूम में ही ग्राहकों को बंद कर देते थे, पैसा लेके चुपचाप वहाँ से निकल जाते थे।
मेरे पास एक कटिंग और भी मिली अभी, जब मैं उस ज़माने की या उस पीरियड की, जब मैं लखनऊ में तैनात था, जिसमें एक दिन में प्रदेश में 5 बैंक डकैतियों का जिक्र है। बैंक डकैतियों का जिक्र किसी एपिसोड में करूंगा, तो मैं उस दिन का भी जिक्र करूंगा और कहाँ कहाँ ये डकैतियाँ पड़ी थी इसका भी जिक्र करूंगा। 5 डकैतियाँ बैंक की एक दिन में, वर्ष 1996-97 की बात है। क्राइम अपने चरम पे था। मुख्य कारण उसका यह था कि बैंकों में सुरक्षा के उपाय नहीं थे, संसाधन नहीं थे। पुलिस के पास न तो तेज गति के वाहन थे, न पुलिस के पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट या गजेट थे। राइफलें भी उस समय 303 की ही थी पुलिस के पास। रिवॉल्वर और पिस्टल आर्म्स इंडियन आर्म्स फैक्ट्री वाले ही थे। इसके अलावा कोई फायर पावर भी पुलिस के पास बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो एक तो बैंकों के सुरक्षा उपाय नगण्य, दूसरा पुलिस में संसाधनों का टोटा, और तीसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ही लचर और कमज़ोर हुआ करती थी उस समय। आप इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि जगदीशपुर के जिस बैंक में ये डकैती पड़ी थी उसमें कोई आर्म्ड गार्ड नहीं था, सशस्त्र गार्ड कोई नहीं था। छिपी टैंक मेरठ वाली डकैती में तो आर्म गार्ड था जिसको गोली मार दी गई और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन यहाँ कोई आर्म गार्ड नहीं था। इंडस्ट्रियल एरिया का बैंक था, पैसे की आवक और पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करता था, लेकिन कोई आर्म गार्ड नहीं था। कोई सीसीटीवी बैंक में नहीं था। आज की तारीख में 90 से 95% बैंक, शहरों में तो 100%, और पास के कस्बों में या देहातों में भी काफ़ी बड़ी संख्या में सीसीटीवी, चाहे कम ही लगे हों लेकिन लगे जरूर होंगे। 2010 के बाद की बैंक डकैतियों की सीसीटीवी फुटेज आपको गूगल पे मिल जाएगी, बहुत ढेर सारी। इस बैंक में जगदीशपुर के कोई अलार्म सिस्टम नहीं था। अलार्म सिस्टम जनरली छिपा के या चोरी से बैंक मैनेजर या कैशियर के पास एक स्विच लगा दिया जाता है कि अगर उसको जरा सा खतरा दिखाई पड़े तो वो उसको दबा देगा। और वो बैंक अलार्म इस तरह का होता है, क्योंकि साल में कम से कम 2 बार उसका डेमो भी करते हैं लोग, पुलिस को सूचना देके कि साहब आज हम अलार्म को बजा के चेक करेंगे। तो उसकी आवाज़ है या जो उसकी तीव्रता है, उसको सुन के आसपास के जो बाज़ार के लोग हैं वो जान जाते हैं कि बैंक पर कोई आफत आई है। भीड़ इकट्ठा करते हैं, और तब ऐसा होना संभव नहीं होता जो जगदीशपुर की घटना में हुआ था। लेकिन जगदीशपुर में कोई अलार्म सिस्टम उस समय नहीं था जिस समय ये डकैती पड़ी थी। बैंक में बैंक मैनेजर के सिवा कोई भी लैंडलाइन फ़ोन नहीं था। जो लुटेरा बैंक मैनेजर के कमरे में सबसे पहले घुसा था, उसने पहला काम यही किया था कि लैंडलाइन फ़ोन का तार खींचकर उसे तोड़ दिया था, निकाल दिया था। उसके बाद कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। चोरी से या सामने से कोई किसी को बता नहीं सकता था। आप जानते हैं उस समय कोई मोबाइल फ़ोन होने का सवाल ही नहीं था। वर्ष 96 की बात है। प्रदेश में 98 के बाद मोबाइल फ़ोन आए थे। जब ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई तो शहरों में सीसीटीवी लगने लगे, बड़े बैंकों में, खासकर बैंकों के बड़े जहां सबसे ज़्यादा कलेक्शन होता था वहां सीसीटीवी लगाए जाने लगे। सिक्योरिटी अलार्म भी वहां लगाए जाने लगे। जब एक आध केसेस में सिक्योरिटी अलार्म बज गया और इनको भागना पड़ा बैंक के लुटेरों को, तो उन्होंने कंसंट्रेट किया देहात के और कस्बों के बैंक पर, जहां पर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। और ग्रामीण में, जैसे पिपराइच की घटना मैंने आपको गोरखपुर की बताई, वो देहात का क्षेत्र है। जगदीशपुर भी सुल्तानपुर के देहात का क्षेत्र है। लेकिन छिपी टैंक मेरठ का वो घोर शहर में और बीच शहर का इलाका था।
ज़्यादातर केसेस में बैंक डकैती में अगर वो चाबी नहीं मिलती उनको या चाबी नहीं देते लोग स्ट्रांग रूम की, तो कैश काउंटर का पैसा ही उनके लिए पर्याप्त होता था। 4-5 लाख रुपए कैश काउंटर में मिल जाते थे, क्योंकि उस समय एटीएम नहीं थे। अगर किसी को 1,500 रुपये भी लेना है तो उसे बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी, टोकन मिलता था। इसलिए जो करंट काउंटर पे जो कैश रखते थे वो बड़ी संख्या में लोग रखते थे। उन्हें अंदाज़ था कि एक दिन में वो 1 लाख रुपए उन्हें देने पड़ते हैं, या 2 कर देने पड़ते हैं, या 3 देने पड़ते हैं। अगर सवेरे सवेरे कोई डिपॉजिट करने आ गया 5 लाख रुपए, तो उसको करंट काउंटर पे ही रखते हैं कि दिन भर में उन्हें देना भी है। एटीएम न होने की वजह से छोटे मोटे अमाउंट के निकालने वालों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती थी, और इसीलिए कैश काउंटर पे काफ़ी पैसा मौजूद रहता था। आज की तारीख में जो पैसा निकालने की प्रवृत्ति बैंक में जाके है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लोग एटीएम पर लाइन लगाते हैं पैसा निकालने के लिए। बैंकों में अब सिर्फ फुटकर व्यापारी जो दिन भर का जो पैसा अपने पास दुकान पे या घर पे नहीं रखना चाहते, मुंशी या मुनीम के जरिए वो बैंक में जमा करते हैं। तो बैंक में अब जमा करने वालों की तादाद निकालने वालों की तादाद से बहुत ज़्यादा हो गई है, उनका रेशियो बहुत बढ़ गया है। ज़्यादा पैसा आता है उसको काउंटर पर रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि काउंटर से डिसबर्स करने के लिए या पैसा देने के लिए कम पैसे की आवश्यकता है। तो कैश जैसे ही आया उसको स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है। सिक्योरिटी की व्यवस्था भी अब बहुत चाक चौबंद हो गई है। अच्छे अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं, और सीसीटीवी हर तरह से चारों तरफ बैंकों में, छोटे बैंक या बड़े बैंक, उनमें लगा दिया गया है। एटीएम न होने की वजह से ही बैंकों की भीड़ और कैश काउंटर पर ज़्यादा पैसा होना उस समय बैंकों में डकैती का मुख्य कारण था। अब ये एटीएम कब आए और ये भीड़ बैंकों से हटके एटीएम तक कैसे पहुंची, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। दुनिया का पहला एटीएम 27 जून 1967 को नॉर्थ इंग्लैंड में एनफील्ड में लगाया गया, और इस एटीएम को लगाने का श्रेय बार्कलेज बैंक को जाता है, जो आज भी है, जिसकी शाखाएं भारत में भी बहुत मौजूद हैं। एटीएम का आविष्कार ही स्कॉटलैंड के रहने वाले जॉन शेफर्ड बैरन ने इसका आविष्कार किया था, क्योंकि उस ज़माने में भी यूरोप में और अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में पैसा निकालने के लिए लोग बैंक में, क्योंकि पैसा बैंक से निकालना ये बैंक के लिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, लेकिन उनकी केयर करना और उसमें काफ़ी समय बैंकों का व्यतीत होता था। तो ये कहा गया कि पैसा निकालने का एक सिस्टम अलग कर दिया जाए, ताकि जो हमारी बैंकिंग में जो हमें ज़्यादा ज़रूरत है पैसा जमा करने की, उसके लिए उसको हम ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। भारत में पहला एटीएम हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिसको HSBC कहते हैं, आज भी हैं बहुत ढेर सारे बैंक, इन्होंने मुंबई में 1987 में पहला एटीएम लगाया था। लेकिन ये सिर्फ अपने बैंक और उनकी शाखाओं के लिए था, जिनकी संख्या 150 या 200 रही होगी। लेकिन वो सक्सेसफुल रहा, लोग वहाँ भीड़ लगाने लगे, बैंकों से भीड़ आधे से भी कम हो गई, पैसा जिनको निकालना है वो एटीएम पर जाने लगे। अलग अलग बैंकों ने ये प्रयोग किया, लेकिन ये प्रयोग फेल हो गया। 2003 में नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS, इन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया सिंगल नेटवर्क का। 30-35 बैंकों ने नेशनल फाइनेंशियल स्विच में एक नेटवर्क पर सारे बैंकों को जोड़ा, और फिर उनके एटीएम का ऑपरेशन शुरू हुआ। 2006 के बाद शहरों में वो 4 और 5 में एटीएम लगने शुरू हो गए। आपको शायद ये भ्रम हो कि जो नेशनलाइज्ड बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शायद इन्होंने पहला एटीएम इस्टेब्लिश किया, लेकिन ऐसा नहीं है। HSBC ने सबसे पहला एटीएम इस्टेब्लिश किया हिंदुस्तान में। 2006 के बाद इनकी संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे शहरों में, और आज की तारीख में शहरों के अलावा सारे बड़े बाज़ारों में
और कहीं कहीं छोटे छोटे कस्बों में भी आपको एटीएम मिल जाएंगे। इससे बैंकों पर भीड़, बैंकों का भार, काउंटर पे जो करंट काउंटर हुआ करते हैं उसमें कैश बहुत कम मात्रा में रखने की ज़रूरत होती है, और इसीलिए शायद रिस्क लेकर कम पैसा लूटने की हिम्मत अब नहीं रह गई है, और इसीलिए बैंक डकैतियाँ बहुत कम हो गई हैं। बंद तो नहीं हुई हैं, लेकिन जैसे एक एक दिन में मैंने बताया 5-5 बैंक डकैतियाँ प्रदेश में होती थीं। 3 बैंक डकैतियों का आज ही मैंने जिक्र किया, ये अब बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि उसमें एटीएम का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। आज एक मैसेज मुझे डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप यादव का मिला। श्री यादव असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र में। इन्होंने ये लिखा कि मैं पिछले 4-5 महीने से किस्सा गोई के हर अंक को सुन रहा हूं, और उन्होंने एक बात और लिखी कि हम सब के आदरणीय एक आईपीएस अधिकारी हैं, श्री विभूति नारायण राय। बहुत ही साहित्यिक आदमी हैं और साहित्य के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। वो वाइस चांसलर भी रहे यूनिवर्सिटीज़ के। उनकी 2 उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं जो ज़मीनी हकीकत के बारे में लिखी गई हैं। एक शहर में कर्फ्यू और दूसरा हाशिमपुरा। श्री यादव ने ये लिखा है कि किस्सा गोई का कथानक, किस्सा गोई की जो स्क्रिप्ट है या जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, वो पूजनीय श्री विभूति नारायण राय साहब के इन दोनों उपन्यासों के बराबर है, या इनका कथानक ठीक वैसा ही है जैसे श्री विभूति नारायण राय ने आज का शहर में कर्फ्यू और हाशिमपुरा में लिखा है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किस्सा गोई के कथानक को इतने बड़े राइटर या इतने बड़े साहित्यकार, जो इत्तेफाक से एक बहुत ही सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं, 2 भाई थे, एक हरियाणा काडर में, एक यूपी काडर में, और वो साहित्य की बड़ी संस्था चलाते हैं। साहित्यकारों में उनका बड़ा नाम है। उनके किसी उपन्यास के बारे में ये कहा जाएगा कि आपका कथानक उससे मिलता जुलता है। मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ, और आभार ये भी कि वो बराबर सुनते रहते हैं, और आभार ये भी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे प्रेरित किया कि आप इसे कंटिन्यू रखें, और जो ज़मीनी हकीकत आप बताते हैं क्राइम से, सामाजिक संरचना से, और जो समाज के लिए संदेश उसमें जाता है, और ख़ासकर उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य के शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है आपके द्वारा, वो बहुत अच्छा है। तो मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, उन्होंने मेरे काम को सराहा, ताकि मैं और अच्छी तरह से आपके सामने इस तरह की घटनाओं को प्रस्तुत कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।